Hello students, welcome to Magnet Brains. My name is Muskan and I am your social science educator. आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3 द मेकिंग ऑफ अ ग्लोबल वर्ल्ड में द ग्रेट डिप्रेशन. फाइनली थोड़ा इकोनॉमिक्स की तरफ जाएंगे. हिस्ट्री प्लस इकोनॉमिक्स अपन पढ़ेंगे यहाँ पे. इकोनॉमिक नेशनलिज्म जो मैंने एक चैप्टर ओवरव्यू में बताया था आपको मैंने डिप्रेशन का मीनिंग भी समझाया था कि हाउ कंट्री ट्रांजिशन फ्रॉम इन्फ्लेशन टू रिसेशन टू डिप्रेशन. एंड व्हेन डिप्रेशन में इकोनॉमी रहती है तो ऑल ओवर वर्ल्ड को अफेक्ट करता है. उस कंट्री की रिकवरी बिकम्स वेरी टफ फ्रॉम दैट पॉइंट. एंड वो कैसे रिकवर करता है वर्ल्ड ऑल ओवर एज एन एंटायर country as well, we'll study in this chapter. But अगर आपने चैप्टर ओवरव्यू वाली वीडियो नहीं देखी थी, because in that video I explained you the some important terms which you should keep in mind. तो then again watch that video, okay? But उसके पहले let me introduce you this platform. Magnet Brains provide करता है high quality free education from class kindergarten to class 12th in English medium and from class 6 to class 12th in Hindi medium. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, which are Delhi, UP, बिहार, MP and राजस्थान बोर्ड. ई नोट्स एंड ई बुक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे जो लिंक है उसे क्लिक कर आप एक्सेस कर सकते हैं. नाउ लेट्स गेट बैक टू स्टडिंग. सो अगेन आई टोल्ड यू पीपल की हाउ इन चैप्टर ओवरव्यू वाली वीडियो में आई एक्सप्लेन यू दैट दिस इज अ ग्राफ एंड हाउ अ कंट्री ट्रांजिशन फ्रॉम रिसेशन. आपने सुना होगा कि चाइना इज मूविंग टूवर्ड्स रिसेशन, यूरोप इज़ मूविंग टूवर्ड रिसेशन. बहुत करंट न्यूज़ में आता रहता है. देखो हमेशा है ना सोशल साइंस को आप है ना करंट अफेयर से लिंक करके पढ़ो. आप फ्यूचर में ह्यूमैनिटीज़ लेंगे आपके और भी मतलब पर्सपेक्टिव हो सकता है कि लाइक अगर आपको सिविल सर्वेंट बनना है, आपको जर्नलिज्म बनना है या फिर आपको कुछ भी करना है. इफ दोज पीपल लाइक उनका लाइक मेन एम है आफ्टर 10th दे वांट टू ऑप्ट फॉर ह्यूमैनिटीज़, दे नीड टू हैव अ कमांड ऑन करंट अफेयर्स. तो अभी से वो हैबिट डेवलप करो. एज यू ऑल्सो नो कि एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने को लाइक बीट यूपीएससी, एसएससी, एमपीपीएससी और ऐसे एनी पीएससी की बात कर रही हूँ मैं, पब्लिक सर्विस कमीशन, यू नीड टू हैव करंट अफेयर्स रेडी मेड एंड हैंडेड. लाइक एकदम पता होने चाहिए कि क्या चल रहा है, किस दिन क्या हुआ था, ऐसा वाला चीज़. तो इसीलिए नॉट जस्ट पीपल हु आर टेकिंग ह्यूमैनिटीज इन 11th एंड 12th जस्ट टू बी एन अवेयर सिटीजन, भले आप पीसीएम पीसीबी जो भी सब्जेक्ट्स ले रहे हो, यू शुड बी अवेयर अबाउट व्हाट इज द करंट हैपनिंग. एंड दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टर्म ऑफ इकोनॉमिक्स जो हिस्ट्री से लिंक्ड है कि हिस्ट्री में ये हुआ है. एंड अगर आप फ्यूचर में इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो यू विल स्टडी दिस डिप्रेशन इन डिटेल. बट टुडे आई विल गिव यू जिस्ट ऑफ इकोनॉमिक्स. जैसे मैंने पहले भी आपको डिमांड एंड सप्लाई का ग्राफ पढ़ाया था कि हाउ when the supply increased, when the demand increased, the prices decreased and vice versa. जब ये चीज़ें हो रही थी तो this is what economics history जो है वो all over, not just political arena, it covers economic arena as well, it geographical arena as well. So we'll study in this video the Great Depression. उसका just मैंने chapter overview वाली वीडियो में दिया था. I explained you what the term depression means. Again मैं current affairs की value को emphasize करने का बता रही थी, तो just keep that in mind. ओके सो जैसे मैंने बोला कि आप न्यूज़ में पढ़ते होंगे कि चाइना इज मूविंग टूवर्ड रिसेशन. अब क्या होता है रिसेशन? देखो एक टर्म होता है इन्फ्लेशन, एक होता है डिफ्लेशन. ठीक है, इन्फ्लेशन इज जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस, डिफ्लेशन इज जनरल डिक्रीज इन प्राइसेस. अब किसी भी इकोनॉमी के लिए इन्फ्लेशन इज गुड. अगर कुछ चूज करने बोले इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन में तो आप हमेशा याद रखना कि इन्फ्लेशन. पर आप बोलेंगे मैम देखो प्राइस तो इंक्रीज हो रहा है, पब्लिक तो फिर तो नाराज होगी कि देखो वेज तो उतने ही है और प्राइस बढ़ा जा रहा है, उसे फिर हम अफोर्ड कैसे करेंगे. और डिफ्लेशन में क्या है, डिक्रीज इन प्राइसेस, वो हमारे लिए बेनिफिशियल है. ऐसा नहीं होता है. देखो इन्फ्लेशन में जब प्राइस इंक्रीज होता है नॉर्मल गुड्स का, तो अब लेबर जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं वो भी बोलेंगे कि यार देखो मार्केट का में सामान जो है महंगा हो गया है, अपने एम्प्लॉयर से जो है एम्प्लॉय किया हुआ है, तो आप हमारा भी प्राइस हमारी भी सैलरी बढ़ाइए. तो लेबर के वेजेस भी इंक्रीज होते हैं. अब लेबर वेजेस जब इंक्रीज होंगे तो अदर पीपल हु आर अनएम्प्लॉयड दे विल बी अट्रैक्टेड कि अच्छा अब तो वेजेस इंक्रीज हो गए तो अब हम क्या एम्प्लॉयमेंट भी ले लेते हैं. ठीक है, तो अब एम्प्लॉयमेंट लेंगे तो क्या प्रोडक्शन इंक्रीज होएगा, तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, प्रोडक्शन इंक्रीज हो रहा है एज यू नो कि एम्प्लॉयमेंट भी इंक्रीज हो रही है.
सो दिस बिकम्स अ साइकिल, ठीक है, कि प्राइसेस इंक्रीज हुए तो लेबर वेजेस इंक्रीज हुए, लेबर ने सैलरी डिमांड की ज़्यादा मांगना, उससे प्रोडक्शन भी इंक्रीज हुआ क्योंकि आप ज़्यादा काम भी करवाएंगे उसी सैलरी पे, आउटपुट अपने जो एम्प्लॉयर रहेंगे, फिर एम्प्लॉयमेंट ऐसे जनरेशन करता है क्योंकि ज़्यादा सैलरी भी मिल रही है, ठीक है। सो दिस इज टू अ सर्टेन लेवल गुड फॉर इकोनॉमी. So you can say that inflation is good for economy, but deflation जब होता है, deflation में क्या होगा, प्राइस कम हो रहे हैं तो प्राइस कम होंगे तो लेबर वेज भी कम हो जाएंगे क्योंकि एम्प्लॉयर खुद बोलेगा कि मेरे पास खुद पैसे नहीं है, प्रॉफिट इतना कम हो रहा है मेरा, मैं आपको कैसे सैलरी दूंगा, ठीक है, तो प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा, ऐसे प्रोडक्शन कम होगा तो अनएम्प्लॉयमेंट हो जाएगी, वहां पे एम्प्लॉयमेंट हो रही थी यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट होएगी, ये इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट हैं, आपकी कभी इकोनॉमिक्स टीचर पढ़ाएगी। तो दिस इज साइकिल विच इज अ विशियस साइकिल, विशियस साइकिल मतलब ये रिपीट होती रहती है एंड बिकम्स हार्मफुल फॉर इकोनॉमी। टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस डायग्राम। सो जस्ट कीप इन माइंड कि इन्फ्लेशन टू अ सर्टेन लेवल, मैं हमेशा नहीं बोल रही हूँ कि इन्फ्लेशन अगर बहुत पीक पे, देखो इंडियन गवर्नमेंट भी खुद बोलती है कि प्लस माइनस 4 to 6% का इन्फ्लेशन हमारी आरबीआई जो रिलीज भी करती है ना कि इट इज गुड फॉर द इकोनॉमी, 4 to plus minus 6%, 4 to 6% इन्फ्लेशन इज गुड फॉर द इकोनॉमी प्रेजेंट टाइम्स में भी। दिस इज द करंट सिनेरियो एंड प्रेजेंटली अभी इंडिया का भी शायद 5 या 6% ही इन्फ्लेशन चल रहा है विच इज गुड फॉर इकोनॉमी। बट ऐसी कंट्रीज हैं जैसे वेनेजुला, वहां पे क्या है 1000% इन्फ्लेशन रेट है, और 1000% इन्फ्लेशन रेट में क्या होता है, वहां पे एक ब्रेड भी लेने के लिए उनको बड़ा बोरा भरकर है ना पैसे ले जाने पड़ते हैं। अभी अपन पढ़ेंगे ग्रेट डिप्रेशन वाले चैप्टर में। तो दैट व्हाट मींस इज अ हाइपर इन्फ्लेशन वाली स्टेज, एंड हाइपर इन्फ्लेशन जहां आ जाता है इकोनॉमी में, इट बिकम्स वेरी टफ एंड वो इकोनॉमी रिकवर करना इज वेरी मुश्किल, ठीक है। हाइपर इन्फ्लेशन इज नेवर गुड फॉर द इकोनॉमी। मैंने क्या बोला, टू अ सर्टेन लेवल इन्फ्लेशन इज गुड एज कंपेयर टू डिफ्लेशन, बट जो और अगर 4 to 6% के ज्यादा अबव इन्फ्लेशन होने लगता है तो दैट इज नॉट गुड फॉर द इकोनॉमी। आई होप समझ आ गया इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन। तो रेसेशन इज एक्चुअली अपोजिट टू इन्फ्लेशन। जैसे मैंने बोला कि इन्फ्लेशन में जनरल इंक्रीज इन प्राइसेस होता है, तो अपन डिफ्लेशन में जनरल डिक्रीज इन प्राइसेस पढ़ा। रेसेशन ये हो रहा है कि यहाँ पे जो इन्फ्लेशन तो हो रहा है बट जो रेट है, जिस रेट से हो रहा था, अपन पढ़ते हैं ना रेट 2%, 3%, 4%, तो वो रेट कम हो रहा है, ठीक है, तो रेसेशन हो जाएगा। इन्फ्लेशन स्टिल हो रहा है रेसेशन में, ठीक है। तो उसके बाद ये वाला जब पॉइंट आता है, उसके बाद ये जब क्रॉस करता है मार्क, तो स्टार्ट हो जाता है आपका डिफ्लेशन। डिफ्लेशन मतलब अब आपके प्राइसेस जनरल डिक्रीज होते जाएंगे, मतलब अब आप इंक्रीज नहीं होंगे। एंड ये इकोनॉमी जब यहां तक पहुंचती है तो इस जोन को बोलेंगे डिप्रेशन। ये वाला मतलब बिलो दिस लाइन जितना भी आपका इकोनॉमी अर्न कर रही है, कमा रही है या फिर प्रोड्यूस कर रही है, तो प्राइसेस डिक्रीज ही हो रहे हैं। एंड ये अपन को कब देखने मिला था, मैंने आपको पिछली वाली वीडियो में बताया था कि क्लाइमेक्स जब सब लोग घर खरीद रहे थे, हाउसिंग रेंट एवरीथिंग वाज अवेलेबल, यूएसए में सब लोग हाउसिंग बबल करके एक डेवलप हुआ था सिनेरियो, प्लस फिर क्या हुआ था, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन, पीपल बाइंग ऑल दीज थिंग्स, राइट। तो दे हैड मनी एंड कैसे बाय कर रहे थे, मैंने ईएमआई वाला कॉन्सेप्ट समझाया था। तो वो लोग लोन लेके, तब ईएमआई वाला नहीं था, तब कुछ और था जो मैंने बताया था आपको, तब वो लोन लेके करते थे ये सब बाय एंड इंस्टॉलमेंट्स में भरते थे, जैसे आज अपन ईएमआई भरते हैं। तो 1920s में दिस वॉज एट इट्स पीक। यूएसए एज अ क्रेडिटर नेशन इमर्ज हुआ था, जिसने लोन देना स्टार्ट किया था दूसरी कंट्रीज को, सिंस उसके पास सरप्लस मनी हो गया था आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1, ओके। एंड 1929 was the period depression was hit। अब वो स्टॉक मार्केट की वजह से हुआ था, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज क्रैश हुआ था, वो अपन पढ़ेंगे डिटेल कैसे, बट यहां से यहां तक की जर्नी विल स्टडी इन दिस वीडियो। 1920 से 1929, 1929 was the year the whole world experienced the Great Depression।
Now let's study. Take a screenshot of this diagram. You can draw this in your answers as well. जहाँ पे Great Depression पूछा है, इकोनॉमी को हिस्ट्री से लिंक करके, it will be a very impressive way to impress your teacher. Okay. The Great Depression began around 1929 and lasted till the mid 1930s. ठीक है? During this period, most parts of the world experienced catastrophic declines in the production, employment, incomes and trade. जैसे मैंने आपको वो डायग्राम बताया था ना कि डिफ्लेशन वाला कि employment अनएम्प्लॉयमेंट में टर्न हो जाती है, इनकम्स डिक्लीन हो जाता है, ट्रेड ऑब्वियसली अफेक्ट पड़ेगी. The exact timing and impact of depression varied across countries, but in general, agricultural regions and communities were the worst affected. तो एग्रीकल्चरल रीजन्स एंड कम्युनिटीज सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई थी. अब क्यों, देखते हैं कैसे. दिस वॉज बिकॉज द फॉल इन एग्रीकल्चरल प्राइजेस वॉज ग्रेटर एंड मोर प्रोलॉन्ग्ड देन दैट इन द प्राइजेस ऑफ इंडस्ट्रियल गुड्स. तो एग्रीकल्चरल प्राइजेस टुक अ ह्यूज ब्लो आउट, मतलब कि एग्रीकल्चरल प्राइजेस जो प्रोडक्ट्स के थे वो और बहुत ज़्यादा जल्दी डिक्लाइन हो गए एज कम्पेयर टू द इंडस्ट्रियल गुड्स जिनके प्राइजेस इतनी जल्दी डिक्लाइन नहीं हो रहे थे डिप्रेशन के समय. The depression was caused by a combination of several factors. We have already seen how fragile the post-war world economy was. First, agricultural overproduction remained a problem. Overproduction बोल रहे हैं यहाँ पे, underproduction नहीं, तो मार्क कर लेना है फर्स्ट पॉइंट. This was made worse by falling agricultural prices. अब देखो जर्नल फिर इकोनॉमिक का टर्म कि जब जहाँ सप्लाई इंक्रीज है तो प्राइस डिक्रीज हो जाएगी. मैंने कार का एग्जांपल दिया था ना कि एक कंपनी जो रोल्स रॉयस है जो बहुत ही लिमिटेड आपकी हैंड डिज़ाइन कार्स बनाती है एक्सक्लूसिव कस्टमर्स के लिए एंड पहले ऑर्डर लेती है उसके बाद वो डिज़ाइन करती है कार. और एक मारुति सुजुकी ले लीजिए जो ऑलरेडी बल्क में प्रोडक्शन करती है, तो सप्लाई ज़्यादा है, तो सप्लाई ज़्यादा है तो मतलब उसका प्राइस भी कम होगा. तो यहाँ पे अपन एग्जाम्पल मारुति सुजुकी की कोई कार ले लेते हैं. ठीक है, तो सप्लाई बल्क प्रोडक्शन करता है मारुति सुजुकी, तो सप्लाई हायर है तो यहाँ पे प्राइस भी मारुति की कार का एज कम्पेयर टू रोल्स रॉयस डेफिनेटली कम होएगा. बट उसी समय रोल्स रॉयस की बात अगर करें तो यहाँ पे सप्लाई कम है तो देयरफॉर उसका प्राइस आपको ही पता है करोड़ों में होता है रोल्स रॉयस का, तो देयरफॉर प्राइस भी हाई है. दिस इज एग्जाम्पल ऑफ रोल्स रॉयस. ठीक है, विच इज एक्चुअली डिजाइंड ओनली फॉर कस्टमर्स जो अफोर्ड कर पाते हैं एंड इट्स अ वेरी लग्जरी गुड. ठीक है, सो दिस इज व्हाट दिस स्टेटमेंट इज सेइंग कि एग्रीकल्चर ओवर प्रोडक्शन रिमेन. ओवर प्रोडक्शन मतलब जितना प्रोडक्शन रिक्वायरमेंट था उससे ज़्यादा प्रोडक्शन हो गया, मतलब सप्लाई ज़्यादा हो गई. सप्लाई ज़्यादा हो गई तो प्राइस गिरना स्टार्ट हो गए, तो वही वो चीज़ बोल रहे हैं कि रिमेन्ड अ प्रॉब्लम. दिस वाज मेड वर्स बाय फॉलिंग एग्रीकल्चरल प्राइसेस. तो एग्रीकल्चर सेक्टर अपन को इसीलिए पता चलता है कि सबसे ज़्यादा हिट क्यों हुआ था, क्योंकि एग्रीकल्चर प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया था, एक टाइम पे ज़्यादा हो गया जितनी उसकी डिमांड ही नहीं थी. तो सप्लाई जब ज़्यादा हो जाता है डिमांड से तो प्राइसेस स्टार्टेड फॉलिंग. तो एग्रीकल्चर पीपल जो एग्रीकल्चरलिस्ट थे हु वर प्रैक्टिसिंग एग्रीकल्चर दे वर वर्स्ट हिट. As prices slumped and agricultural incomes declined, farmers tried to expand production and bring a larger volume of produce to the market to maintain their overall income. This worsened the glut in the market, pushing down prices even further. Farm produce rotted for a lack of buyers. देखो एक कॉन्सेप्ट होता है बफर स्टॉक करके, आपको अगर पता नहीं है तो मैं बता देती हूँ कि गवर्नमेंट जो होती है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मान लो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जब जिस साल ज़्यादा प्रोडक्शन हो जाता है उस समय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उस प्रोडक्शन को इकट्ठा मतलब फार्मर्स से बाय कर लेती है एंड बड़े बड़े कंटेनर्स होते हैं जिन्हें बफर स्टॉक बोलते हैं. ठीक है, उसमें जैसे राइस हो गया, वीट हो गया, ये स्टोर कर देती है कि कभी हंगर, पॉवर्टी या फिर कुछ ऐसा फेमाइन आ जाता है तो ये स्टॉक को हम निकाल के मार्केट में उतार सकते हैं फॉर द जनरल गुड ऑफ द पब्लिक. ठीक है, बट उस समय बफर स्टॉक नाम का चीज़ नहीं था ऑब्वियसली, और तब प्रोडक्शन भी ज़्यादा हो गया था. अब प्रोडक्शन ज़्यादा हो गया तो फार्मर के पास एक ही चॉइस थी कि अगर उसको वैसे भी एग्रीकल्चर इनकम डिक्लाइन हो रही थी तो उसने सारा जो प्रोडक्शन था लाके मार्केट में उतार दिया कि भैया आप अब जिसको लेना है ले लो.
अब ऐसे सप्लाई और ज़्यादा इंक्रीज हो गया, जब सप्लाई इंक्रीज हुआ तो ऑब्वियसली प्राइस डिक्रीज हो गए कि अब यार ये तो मिल रहा है, हर जगह मिल रही है, कभी ना कभी तो मिल ही जाएगी चीज़, सब लोग यही सोच रहे थे कि और फिर आपको भी पता है कि जब अपन जैसे मार्केट में भी जाते हैं सब्जी की शॉपिंग करने, और तो अपन बोलते हैं कि देखो बगल वाला भैया तो 2 रुपए 5 रुपए 10 रुपए में दे रहा था, आपके 20 रुपए में दे रहे हो, क्योंकि सप्लाई मार्केट की सब मार्केट में जब जाते हैं हार्ट करके जो चीज़ होती है ना, हार्ट में अपन देखते हैं, तो हार्ट अपन देखते हैं कि हाँ वो पर्सन इज गिविंग, अपने पास वहां पे सप्लाई है उस चीज का। बट ऐसे ही किसी आप जैसे रिलायंस फ्रेश मार्केट में जाएंगे आप, जहाँ पे वेजिटेबल मार्केट है, अब वो तो सिर्फ एक ही मार्केट है, वहां पे एक ही, जैसे अपन को लौकी लेनी है, वहां तो एक ही जगह लौकी मिलेगी और उतनी फिक्स रेट में मिलेगी, वहां आप मोल भाव नहीं कर पाओगे ना, नेगोशिएशन नहीं कर पाओगे, बिकॉज वहां पे और सप्लाई नहीं है ना चीजों की आगे पीछे, वो एक सिर्फ मार्केट है। ठीक है, आई होप समझ आएगा, बहुत अच्छे एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश की। सेकेंड, इन द मिड 1920s many countries financed their investments through loans from the US. While it was often extremely easy to raise loans in the US when the going was good, US overseas lenders panicked at the first sign of trouble. जैसे मैंने बताया था कि पिछली वाली वीडियो में कि US एज अ क्रेडिटर नेशन इन्वॉल्व हुआ, US started giving loans to different countries, be it Europe और अफ्रीका, एशिया, क्योंकि ज़्यादा सरप्लस अमाउंट ऑफ मनी हो गया था। अब क्या हुआ कि अब जब पैसे देने की वापस बारी आई तो क्या हो गया, लेंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। लेंडर्स कौन होते हैं, जो पैसे देते हैं, तो यूएस ओवरसीज लेंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। अब ट्रबल स्टार्ट हो गई है, तो अब यूएस जो पैसे दे रहा था, लोन दे रहा था, तो उसके लेंडर्स जो थे वो पैनिक कर जाते हैं, क्योंकि 1920s में एज यू नो की विजिबल साइंस ऑफ डिप्रेशन वाज सीन। In the first half of 1928, US overseas loans amounted to over 1 billion, मतलब 1 billion लोन दिया था यूएस ने डिफरेंट कंट्रीज को। A year later, it was 1/4 of that amount. Countries that depended crucially on US loans now faced an acute crisis. यूएस को भी पता चल गया कि भाई कुछ ना कुछ तो होने वाला है, प्राइसेस डिक्लाइन हो रहे हैं, डिप्रेशन की तरफ इकोनॉमी जा रही है। तो अब क्या यही बोला कि लेंडर्स पैनिक्ड एट द फर्स्ट साइन ऑफ ट्रबल। अब साइन ऑफ ट्रबल तो दिख रहा है, तो पैनिक करने लगा यूएस के जो लेंडर्स थे ओवरसीज। अब जब पैनिक करने लग गए बहुत सारी कंट्रीज, तो वो डिपेंडेंट थी यूएस पे कि भाई यूएस जो है वो लोन देगा, उससे हम काम चलाएंगे। बट अब यूएस के लेंडर्स ही पैनिक कर दिए, उन्हें मना कर दिया लोन देने से। अब क्या होएगा इनका, पढ़ते हैं आगे, बहुत मजेदार स्टोरी है। The withdrawal of US loans affected much of the rest of the world, though in different ways. In Europe, it led to the failure of some major banks and the collapse of currencies such as the British pound sterling. Oh my God! मतलब ये ब्रिटिश पाउंड को बोल रहे हैं कि वो ब्रिटिश पाउंड जो तब का जमाना, जो ब्रिटिश एम्पायर बोलते थे अपन कि द लैंड वेयर सन नेवर सेट्स, कॉलोनाइजर ऑफ द कॉलोनाइज, मतलब जो एक टर्म दिया गया था ब्रिटिश को, उनका भी पाउंड जो करेंसी था, एज यू नो कि वर्ल्ड वॉर इकोनॉमी उनको सबसे ज़्यादा हिट की थी, ब्रिटिश एंड यूरोप को, ब्रिटिशर्स को एंड यूरोप को। तो उनकी जो करेंसी की वैल्यू थी दैट वाज पाउंड स्टर्लिंग, तो दैट ऑल्सो स्टार्टेड डिक्लाइनिंग, क्योंकि उनके पास ऑब्वियसली पैसे नहीं थे एंड यूएस ने मना कर दिया था, विड्रॉल कर लिया था ऑफ यूएस लोन्स की, अब हम लोन नहीं दे पाएंगे। यूरोप का देख लिया अपन ने पहला एग्जाम्पल। In Latin America and elsewhere, it intensified the slump in agricultural and raw material prices. देखते कैसे the US attempt to protect its economy in the depression by doubling import duties and also dealt another severe blow to the world trade. अब क्या किया US ने, पहले तो मना कर दिया लोन देने से, सेकेंडली क्या किया उन्होंने, डबल कर दी इम्पोर्ट ड्यूटीज। जैसे एक टर्म होता है ना एक्सपोर्ट, जब आप अपन एक कंट्री से बाहर सामान भेजते हैं तो रेवेन्यू मिलता है, सामान बेचकर पैसे मिलते हैं ना, तो वो एक्सपोर्ट होता है, तो एक्सपोर्ट इज गुड फॉर द इकोनॉमी। इम्पोर्ट एक होता है इम्पोर्ट। इम्पोर्ट क्या होता है, जब अपने पास कुछ सामान नहीं है और बाहर वाली कंट्री से ऑयल है, गल्फ कंट्री से अपन ऑयल इंपोर्ट करते हैं इंडिया, तो जब इंपोर्ट कर रहे थे तो यूएस ने क्या लगा दिए, इंपोर्ट ड्यूटीज डबल कर दी, मतलब डबल मान रहे हो, ड्यूटीज जो है टैक्सेस जो इंपोर्ट्स पे लग रहे थे दैट वाज डबल। तो अब बाहर वाली कंट्रीज जो इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट कर रही थी यूएस में, तो उनके लिए तो बहुत महंगा पड़ गया वो बेचना, तो
और सिंस उनका प्रॉफिट लेवल भी कम हो गया तो उनने क्या एक्सपोर्ट करना ही बंद कर दिया बाहर वाली कंट्रीज ने। अब यूएस ने क्या अपनी क्लोज कर दी इकोनॉमी बाहर वाली कंट्रीज के लिए। लेट्स सी द पिक्चर। पीपल लाइनिंग अप फॉर अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स। देखते हैं क्या है ये। When an unemployment census showed 10 million people out of work, the local government in many US states began making small allowances to the unemployed. These long queues came to symbolize the poverty and unemployment of the depression years. तो ऐसा होता है जैसे कोविड के टाइम्स में भी जो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज थी, मैंने बताया था नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन, उन लोगों ने क्या किया था, उन्हें बोला था कि आप लोग प्लीज़ घर पे रहिए, आपको कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है, गवर्नमेंट जो है वो प्रोवाइड करेगी आपको जितना भी रिक्वायरमेंट अमाउंट है। अब ये क्यों हुआ था? बिकॉज कोविड में क्या इकोनॉमी कम हो गई थी, काम बंद हो गया था, सब कुछ, कोविड पेंडेमिक लग गया था, हेल्थ क्राइसिस चल रहे थे, तो देयरफॉर जॉब्स भी अवेलेबल नहीं थी। तो जब ऐसे चीज़ आता है तो एग्जांपल आप वो भी सकते हैं, दो कोविड पेंडेमिक में अपन डिप्रेशन की तरफ नहीं पहुंचे थे, इकोनॉमी डिक्लाइन की थी डेफिनेटली, बट डिप्रेशन जैसे 1920 से 1929 के बीच में हुआ था उतना नहीं हो पाया था। तो वहीं वो चीज़ बोल रहे थे कि यूएस गवर्नमेंट स्टार्टेड गिविंग मनी टू द अनएम्प्लॉयड। ओके, तो अनएम्प्लॉयमेंट, तो ये लाइन लगी है पीपल टू हु आर अनएम्प्लॉयड एंड दे आर एक्चुअली स्टैंडिंग एट द काउंटर टू कलेक्ट मनी दैट द यूएस गवर्नमेंट वाज ऑफरिंग ड्यूरिंग द टाइम ऑफ डिप्रेशन टू द अनएम्प्लॉयड। The US was also the industrial country. Most अपन ने पढ़ा था ना डिट्रॉइट के बारे में, हाउ डिट्रॉइट में कार मैन्युफैक्चर होती थी एंड वो पूरा एक टॉम फोर्ड, हेनरी फोर्ड ने डेवलप किया था हाउस एंड असेंबली लाइन पूरा। तो ऐसे इंडस्ट्रियल कंट्री बन गई थी यूएस। द यूएस वाज आल्सो द इंडस्ट्रियल कंट्री मोस्ट सीवियरली अफेक्टेड बाय द डिप्रेशन. With the fall in prices and the prospect of depression, the US bank had also slashed domestic lending and called back loans. Loans फॉरेन कंट्री को देना यूएस ने तो बंद कर दिया था, अपन ने पहले देख लिया था, बट अब वो खुद के नेशन में, यूएस एज अ खुद में कंट्री, डोमेस्टिक लेंडिंग में नहीं कर रहा था। मतलब जो डोमेस्टिक बैंक्स थे यूएस में, उन्होंने मना कर दिया था लोन देने से खुद के ही लोगों को। फार्म्स कुड नॉट सेल देयर हार्वेस्ट, हाउसहोल्ड्स वर रूइंड एंड बिजनेसेस कोलैप्स्ड। मतलब सिर्फ एक चीज पे अफेक्ट नहीं पड़ा है, सब पे पड़ा है, ठीक है। तो एग्रीकल्चर से स्टार्ट हुआ था, एग्रीकल्चर से बिजनेसेस भी गए, फार्मर्स तो गए थे, फिर हाउस होल्ड्स भी रुइन हुए थे, ठीक है। फेस्ड विथ फॉलिंग इनकम्स, मेनी हाउस होल्ड्स इन द यूएस कुड नॉट रीपे व्हाट दे had borrowed and were forced to give up their homes, cars and other consumer durables. The consumerist prosperity of the 1920s now disappeared in a puff of dust. जैसे मैंने बताया था 1920s में the peak of inflation and the peak of happiness था। 1920s में the people were buying houses, they were happy, they were getting jobs, and similarly refrigerator से लेकर washing machine, all consumer durables they were buying. But जैसे ही डिप्रेशन हिट करता है तो अब क्या, कर्जे में चल रहा था, मैंने क्या बताया था, वो लोन पे ले रहे थे एंड वो मंथली इंस्टॉलमेंट्स में दे रहे थे, बट अब खुद की जब जॉब नहीं बची, सैलरी कम हो गई है, एवरीथिंग इज डिक्लाइनिंग, तो जब ऑब्वियसली खाने के लिए पैसे नहीं बचे हैं तो फिर ये सब कैसे ईएमआई भरेगा, वो इंस्टॉलमेंट में कैसे भरेगा। तो व्हाट दिस हैपेंड दैट दे वर फोर्स्ड टू गिव अप देयर होम्स, कार्स एंड अदर कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। As unemployment soared, people trudged long distances looking for any work they could find. Ultimately, the US banking system itself collapsed. मतलब यूएस बैंकिंग ही कोलैप्स। बैंक का काम क्या होता है, मेजर प्राइमरी काम क्या है, बैंक का लोन देना। इफ अ पर्सन इज कमिंग टू अ बैंक, मेजर जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होता है कि लोन लेने के लिए आ रहा है, ठीक है। आज भी अगर आप बैंक का प्राइमरी काम देखेंगे तो इट्स लेंडर टू लास्ट रिजॉर्ट जो बोलते हैं बैंक्स को, टू बोरो और टू लेंड मनी, ऐसे बोलते हैं ना। तो जब बैंक्स ही लेंड नहीं कर रहे हैं पैसे, उन्होंने अपने आप को क्लोजर कर दिया है, तो ऑब्वियसली द बैंकिंग सिस्टम विल कोलैप्स। अनेबल टू रिकवर इन्वेस्टमेंट्स, कलेक्ट लोन्स एंड रीपे डिपॉजिटर्स, थाउजेंड्स ऑफ बैंक वेंट बैंक करप्ट। अब लोन्स जो दिए थे उसका रीपेमेंट मिल नहीं रहा है क्योंकि इकोनॉमी डाउनफॉल में चल रही है, तो ऑब्वियसली बैंक करप्ट तो होंगे ही, बैंक्स खुद बैंक करप्ट हो गए, दैट्स द आयरनी ऑफ डिप्रेशन एंड वर फोर्स्ड टू क्लोज, ठीक है। The numbers are phenomenal. By 1933, over 4,000 banks had closed, and between 1929 and 1932, about
1,10,000 कंपनीज हैड कोलैप्स, मतलब बैंक्स खुद बैंक करप्ट हो गए थे एंड मैनी बिजनेसेस कंपनीज अपन ने देखी दे वर शट डाउन। इससे क्या शो रहा है कि मार्केट पूरा गिर रहा है। अपन पढ़ते हैं ना स्टॉक मार्केट में कि मार्केट आज गिरा है, बहुत मार्केट बढ़ा है अपन, तो यही वो चीज एक्सप्लेन कर रहे हैं कि तब मार्केट वॉज क्रैशिंग, गिर नहीं रहा था, वो क्रैश ही हो गया था। ठीक है, So here we are to end our lecture. I hope मजे आई हो, बहुत इंटरेस्टिंग वे में आई एक्सप्लेन्ड यू एंड एक्चुअली लिंक्ड डिप्रेशन एंड इकोनॉमिक टर्म्स जो थे, रिसेशन, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन, विद द हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव. Here we are to conclude our lecture. Magnet Brains प्रोवाइड करता है हाई क्वालिटी फ्री एजुकेशन फ्रॉम क्लास किंडरगार्टन टू क्लास 12th इन इंग्लिश मीडियम एंड फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12th इन हिंदी मीडियम. उसके अलावा हम 5 अदर स्टेट्स बोर्ड को भी कवर करते हैं, विच आर दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड. Vedic Maths Crash Course and Spoken English के courses भी available है. This is our website and this is our app. Do like, share and subscribe our channel. These are other social media platforms जहाँ पर हमें follow कर सकते हैं. E-notes and e-books नीचे description box में जो link है उसे click कर आप avail कर सकते हैं. Thank you for studying.